हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी और वेलकम करता हूँ आप। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, जिस चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिलर माना जाता है। मतलब अगर वो चैप्टर आपको नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो कौन सा है ऐसा अपना चैप्टर, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री है, और वो चैप्टर है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखना है। एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आपने नहीं सीखा, कोई भी पॉइंट मिस किया, तो आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफर में प्रॉब्लम आएगी। मेरा नाम है डॉक्टर एम अंसारी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, और आप जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मुझसे पढ़ रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। चैप्टर होगा अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे आप, कभी भी कोई भी हमारे पास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी, जिनको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं। और जीओसी में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आपकी स्लो रिएक्शंस होती हैं। इसमें जो हमारे पास कोई सबस्ट्रेट होता है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। उस सबस्ट्रेट में हमें एक रिएजेंट डालना पड़ता है, रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ती है, और इस रिएजेंट को हम अटैकिंग स्पीसीज बोलते हैं, जो कि मैं आपको अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा। जब किसी सबस्ट्रेट पर कोई रिएजेंट या अटैकिंग स्पीसीज अटैक करता है तो यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट देखने के लिए मिलता है, और जब इंटरमीडिएट बन जाता है तो इंटरमीडिएट साइमल्टेनियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आप ये बात भूल जाइएगा कि डायरेक्ट किसी भी रिएक्शन से कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, बट एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जरूर होता है। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर की आपने। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया CH3Br, और इसकी रिएक्शन में NaOH के साथ में कराता हूँ। ये मैंने ले लिया NaOH। अब इसके साथ में हमें करानी है इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी आप सभी जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो CH3 है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। हम आपको रिएक्शन ऐसे ही तोड़ तोड़ करके बताएंगे। ये आपका Na+ पार्ट होगा और ये OH- पार्ट होगा, राइट। यहाँ पर ये CH3 आपका प्लस पार्ट होगा और यहाँ से Br आपका नेगेटिव पार्ट होगा। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज अक्वायर करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ एक्सचेंज किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। मतलब यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है वो होने वाला है CH3OH, क्योंकि CH3 प्लस था और OH माइनस था। ठीक है? साथ में आपका बनने वाला है NaBr। क्या बनने वाला है? NaBr। NaBr। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा आपके पास में प्रोडक्ट। अब यहाँ से हमें समझना क्या चीज है? हमें समझना ये है कि जो हमारे पास में ये CH3Br था, ये कैसा कंपाउंड था? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड था, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है ना? ये कोवलेंट कंपाउंड है। जबकि मैं अगर NaOH की बात करूं तो ये कैसा कंपाउंड? अटैकिंग स्पीसीज हमेशा मोर रिएक्टिव ली जाएगी, मतलब आयनिक कंपाउंड लिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो गया, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, तो ये कैसा होता है हमारा? लेस रिएक्टिव होता है, राइट। ये लेस रिएक्टिव होता है, तभी तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? आयनिक स्पीसीज लेनी पड़ती है। ठीक, लेस रिएक्टिव। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा मोर रिएक्टिव, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं? फास्ट होती हैं। ठीक, मोर रिएक्टिव। और उसके बाद में ये जो है हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा सबस्ट्रेट की तरह। किसकी तरह? सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। और ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? ये हमारा रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। कौन? NaOH। ये रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए आपको इतनी चीजों का जानना जरूरी है। जब आप उसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको इतनी चीजें आनी चाहिए, तभी आप आगे की बात कर पाओगे। ठीक है? इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो एक पॉइंट हमारे सामने है जिसमें कहा जा रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म। एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आएगी। हम लोग जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी अपोजिट ऑर्डर पढ़ते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट की उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमें ये बात बहुत काम में आएगी। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे बात करते हैं फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की। फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो हम कोवलेंट बॉन्ड जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, उनमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास, उसकी ब्रेकिंग कैसे करते हैं हम लोग, कैसे फिजन होता है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास पहला फिजन जो है, पहला तरीका जो होगा फिजन का, वो होगा हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। दूसरा हम पढ़ेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है ना? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को हम लोग और होमोलिसिस बोलते हैं, और नॉन पोलर बॉन्ड फिजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम एटम के बीच में पाया जाता है बॉन्ड, और
नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए नॉन पोलर बॉन्ड फिजन भी बोल सकते हैं। बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिस एटम का इलेक्ट्रॉन होता है उसी के पास चला जाता है, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्रेकिंग होती है वो सिमेट्रिकल मैनर में होती है। ठीक है ना? तो क्या क्या नाम दे सकते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिसिस, नॉन पोलर बॉन्ड फिजन, सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन। राइट, चले अब इसके बाद में यहाँ पर एक चीज पर फोकस करिएगा। मैंने कहा कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है या होमोलिसिस है या नॉन पोलर बॉन्ड फिजन है। नॉन पोलर का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, मतलब डेल्टा ई एन का मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो या तो जीरो होगा या तो फिर हम ये कह सकते हैं लगभग जीरो होगा, क्योंकि अगर उसमें पोलैरिटी पाई जाएगी तो वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, और अगर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो वहां पर होमोलिटिक फिजन नहीं बल्कि हेट्रोलिटिक फिजन होगा। वो भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे करके होता है। ठीक है ना? फिजन का मतलब मैंने आपको बताया कि ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसी को हम लोग फिजन बोलते हैं। ठीक है ना? अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं चीजों को। मैंने कहा कि मान लो मेरे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो सीएल और सीएल के बीच में ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है ना? और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सीएल का होगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सीएल का होगा। इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, दोनों इस तरीके से रखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड का फिजन होगा, तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा कि शेयरिंग वाला जो जो इलेक्ट्रॉन जिस जिस एटम का था उसी के पास चला जाएगा। मतलब जब ये इसके पास जाएगा तो यहाँ से बनेगा आपके पास में सीएल फ्री रेडिकल, और दूसरा भी बनेगा क्या आपके पास, सीएल फ्री रेडिकल। तो इससे हमें पता चला कि जब हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। राइट, अच्छा उसके बाद में मान लो एक एग्जांपल, हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगभग जीरो हो, है ना, लगभग जीरो हो, तब क्या होगा, जैसे मान लो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम पाया जा रहा है। ठीक, इसी वजह से अभी आप आगे पढ़ोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्केन्स की रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल होती है। तो ये बॉन्ड ऐसे करके टूटेगा, यहां से क्या बनेगा बच्चों, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा और साथ में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा। मतलब एक बात तो तय हो गई कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से जो चीज हमें मिलती है, जो बनता है, वो क्या बनता है, वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब ये जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, किस किस कंडीशन में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और किस किस कंडीशन में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं रटने से बचाएंगी और आपको समझने से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है ना? तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा चीजों को, है ना? चले, इसके बाद मैं बात कर रहा था कि कंडीशंस ऑफ होमोलिसिस क्या क्या होती हैं, किस किस कंडीशन में होमोलिसिस होता है। तो आप इसको ऐसे हेल्पर करके याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे, हेल्पर करके याद रखना। हेल्पर में एच का मतलब क्या है वो हम आपको बताते हैं, ई का मतलब क्या है वो बताते हैं, एल का मतलब क्या है वो बताते हैं, पी का मतलब क्या है वो बताते हैं, और आर का मतलब क्या है वो बताते हैं। ठीक, इतनी सी कंडीशन बस आप याद रखिएगा। हेल्पर में एच का मतलब है बच्चों हीट। क्या मतलब है, हीट। और कितनी हीट, हीट मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस। अगर कहीं एरो पर लिखा मिलेगा आपको, जान जाइएगा कि वहां होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। ठीक है, अगर कभी इलेक्ट्रोलिसिस लिखा मिलेगा, ई का मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस, अगर कभी आपको इलेक्ट्रोलिसिस लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस, तो आप जान जाइएगा कि वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा वहां पर। एल का मतलब है बच्चों लाइट, एल का मतलब है लाइट। लाइट कभी कभी ये एच न्यू लिखा हुआ मिलेगा आपको एरो पर। ठीक है ना? पी का मतलब है बच्चों पराऑक्साइड, इसको ज्यादा याद रखना है आपको, क्योंकि ये पराऑक्साइड एंटी मार्कोनी का रूल में बड़ी दिक्कत पैदा करता है आपके लिए। ठीक है ना? और आर फॉर है बच्चों रेडिकल। क्या है, रेडिकल। रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हेल्पर करके आप इस बात को याद रखोगे। ठीक है ना? एच फॉर हीट, ई फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, एल फॉर लाइट, पी फॉर पराऑक्साइड। इनकी प्रेजेंस में अगर कभी भी रिएक्शन हो रही है तो वहां पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, मतलब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस की बात करें, हालांकि अभी आपने पढ़े नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन, एफआरएस होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन आप एल्कीन्स में पढ़ोगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ोगे। वुड्स रिएक्शन भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। एडिशन ऑफ एचबीआर ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पराऑक्साइड। देखो बेटा पराऑक्साइड आ गया ना, तो इसीलिए क्या होगा, पराऑक्साइड की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगी, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन शो करेगी। मतलब क्या शो करेगा, होमोलिसिस होगी और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इतनी बातें, इतनी कंडीशंस आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल बनता है वो कैसा होता है, उसकी शक्ल सूरत देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है ना? तो बच्चों जो फ्री रेडिकल अपने पास में होता है वो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे बताइए, अगर आप बता रहे थे कि ये मेरे पास कार्बन फ्री रेडिकल है तो ये न्यूट्रल है। हाँ बच्चों ये न्यूट्रल है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद
हाईली अनस्टेबल होता है भाई, फ्री रेडिकल है, ऑक्टेट पूरा है नहीं इसका, तो हाईली अनस्टेबल होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। अभी आपको काउंट करवाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, लेकिन इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एमबी फाइल, ये सब क्या होते हैं ये मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा इसी में, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं चीजों को कि कैसे कैसे करके चीजें हैं, ठीक है ना। तो देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं। तो मिथाइल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये कार्बन हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में 3 हो जाएंगे इस तरीके से बॉन्ड पेयर, ठीक है। और एक ये ऑर्बिटल हमने बना दिया, इस ऑर्बिटल में क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा रखा होगा। देखो ये CH3 बना रहे थे, तो यहाँ H होगा, यहाँ H होगा और यहाँ H होगा। बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, 2 इसमें होंगे और 2 इसमें होंगे। टोटल कितने हो गए, 6। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 3 तो इसने शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, एक इसका बचा होगा, वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7। और याद रखिएगा, इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आप, तो देखो यहाँ पर 2 है आपके पास में बॉन्ड पेयर, 2 है बॉन्ड पेयर और सॉरी 3 है बॉन्ड पेयर और 0 है लोन पेयर, है ना। टोटल हुआ हमारे पास 3, और 3 में हमारे 3 ऑर्बिटल्स फिल किए जाएंगे, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। क्या आ जाएगा, sp2। और sp2 में ये जो आपके पास p है, वो p में 2 है, तो एक px होता है हमारे पास, एक py होता है दूसरा वाला, और एक होता है pz। तो ये px और py ये दोनों तो जो होंगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, तो आप बोलोगे कि ये ऑर्बिटल है हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अनहाइब्रिडाइज्ड 2p z ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये है हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड 2p z ऑर्बिटल। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद में अब इसकी हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, तो ज्योमेट्री क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, जब जीरो लोन पेयर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल गोनल प्लेनर। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है। तो ये है हमारे पास में मिथाइल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हो ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है, p में px और py हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, pz पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे इसके बाद में हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखेंगे, स्टेबिलिटी जो होती है आपके पास में, वो बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल, विनाइल, इस तरीके से आप याद रखिएगा, और लास्ट में आपका फिनाइल या एराइल आ जाएगा, ठीक है ना। वेंजाइल में भी हमारे पास में हम पढ़ाएंगे आपको आगे, जब हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ाएंगे, तो इसमें टर्सरी की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ऐसे ही एलाइल में भी ऐसे ही होगा हमारे पास, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर उसके बाद प्राइमरी, राइट। ऐसे ही एल्काइल में भी हमारे पास ऐसा ही होगा, टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर प्राइमरी होगा। और विनाइल जो होता है हमारा, ये कैसा होता है, ये अकेला होता है, ये अकेला होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कोई सीन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। याद रखेंगे, बेंजाइल, एल्काइल, बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल, विनाइल, ये बहुत काम में आएगा आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स जब आप पढ़ोगे था। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, कौन सा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है। तो चले पहले तो क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके लिए हम स्ट्रक्चर्स भी देख लें कि क्या क्या होंगे हमारे पास में। स्ट्रक्चर मेरे पास में कुछ इस तरीके से है बच्चों। यहाँ पर है मेरे पास CH3, ये है फ्री रेडिकल, ठीक, इस वाले कार्बन पर, और यहाँ पर लगा है डबल बॉन्ड। दूसरा जो है मेरे पास, वो दिया गया है हमको इस तरीके से, और इसमें तीनों अल्टरनेट पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा हुआ है फ्री रेडिकल, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है बच्चों, वो हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है कि यहाँ पर है हमारा फ्री रेडिकल और यहाँ पर लगा है डबल बॉन्ड, ठीक है। और चौथा जो है मेरे पास, वो है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो अब आपको इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अब अरेंज करके आप बताएं। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये देखिए डबल से नेक्स्ट वाला कार्बन है, तो ये एलाइल है, और कौन सा है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये मेरे पास टर्सरी एलाइल होगा। याद रखिएगा, टर्सरी एलाइल कैसे बताया पहचान करके, जीओसी में बता चुके हैं आपको। ये बच्चों अपना फिनाइल होगा, है ना। ये कैसा होगा, फिनाइल होगा। और ये क्या है, ये भी एलाइल है, डबल से नेक्स्ट वाले कार्बन पर है, लेकिन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन, तो सेकेंडरी एलाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, विनाइल हो जाएगा। सॉरी, विनाइल नहीं है, ये एलाइल है, क्योंकि डबल से नेक्स्ट वाले पर लगा है, और ये कार्बन एक ही से जुड़ा है, इसीलिए ये प्राइमरी एलाइल है। कौन सा बच्चों, प्राइमरी एलाइल। तो ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, टर्सरी एलाइल मींस फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद थर्ड,
थर्ड के बाद फिर बच्चों अपना कौन सा आ जाएगा फोर्थ, फोर्थ के बाद कौन सा आ जाएगा सेकंड। ये बन जाएगा अपना राइट ऑर्डर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों अब हम लोग आते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन पर। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात करते हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या फिर इसी को हम लोग हेट्रोलिसिस बोल सकते हैं, इसी को हम लोग अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन या फिर पोलर बॉन्ड फिजन, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो जीरो नहीं होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ पोलरिटी पाई जाती है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इसको पोलर बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, यहाँ वहां पर हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था सिमेट्रिकली, यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने बताया जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचने देगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी उसके पास में आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और वो बाद में जब बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा तो पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, और जिससे जाएगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। किस पर जाएगा किससे जाएगा ये बात आपको याद रखनी है, जरा ऐसे समझिए। मैंने कहा मेरे पास में ये कोई ए था और ये कोई बी था, और इन दोनों के बीच में ये जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। हुआ क्या, इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई इस तरीके से। इस तरीके से ब्रेकिंग का मतलब आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर इस तरीके की ब्रेकिंग हुई है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए है आपके पास वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तभी ये जो है आपका दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले ले रहा है शेयर में, ठीक है ना। ए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और प्लस में दूसरा क्या बना देगा बी प्लस, क्योंकि भाई बी का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है चला गया है, तो बी बना देगा प्लस। तो ये बना मेरे पास में क्या एनायन, और ये बना मेरे पास में क्या कैटायन। वहां पर क्या होता था होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से फ्री रेडिकल बनते थे, यहाँ एनायन और कैटायन बनेंगे। यहाँ कंडीशन क्या रही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तभी तो ऐसे बॉन्ड टूटा है ना। आप देखो यहाँ हेट्रोलिटिक क्लीवेज कितना अच्छा देखने के लिए हमें मिलेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है ना। हम यहाँ पर बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ये रिएक्शन लिख दिया है, रिएक्टिविटी कर लीजिएगा बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे चला गया है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए रिएक्टिविटी क्या होगी हमारी, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई, क्लियर हुई, चलिए। अब इसके बाद फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए, जैसे उसके लिए हमने पढ़ा था, तो याद रखिएगा पोलर सॉल्वेंट दैट इज प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस जो है वो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करें जो हमारे पास कैटाइन बन रहा था, कैटाइन क्या बन सकता था, कार्बोकैटाइन बोलेंगे उसको या कार्बोनियम आयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे कार्बोनियम आयन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास में अगर कैटाइन बन रहा है कार्बन का बन रहा है तो उसको कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन बोलेंगे। मिथाइल कार्बेनाइन या मिथाइल कार्बोनियम आयन की बात करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा CH3 प्लस मिलेगा देखने के लिए, राइट। अब अगर ये CH3 प्लस के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारा, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक। कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन था आपका वो यहाँ पर जैसे मान लो ये ऑर्बिटल था जैसे वहां पर बनाए थे, तो इस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया होगा, तो ये हो गया वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, ये तो होंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वैकेंट ऑर्बिटल। कैसा हो जाएगा बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, ये हो गया वैकेंट, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, इस कार्बन का sp2। क्यों sp2 आएगा, क्योंकि दो सॉरी तीन बॉन्ड पेयर है हमारे पास, तीन bp प्लस जीरो क्या है मेरे पास लोन पेयर, टोटल हो जाएगा तीन, और तीन में तीन ऑर्बिटल फिल करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री क्या मिलेगी, वही ट्राइगोनल प्लेनर, कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें भी 2pz हमारा जो है वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 120 डिग्री का एंगल पाया जाएगा, टोटल तीन एंगल बनेंगे, ये सारी बातें आपको पहले से पता है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने हो जाएंगे, देख करके बताइए आप। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे वो हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यही 6 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन जो कि तीन बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे पास कार्बोकैटाइन के स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब कार्बोकैटाइन का जो स्ट्रक्चर है इसमें ये पॉइंट तो हमने देखे, आगे कुछ चीजें देखते हैं। मिथाइल कार्बेनाइन की बात करते हैं। मिथाइल कार्बेनाइन जो होगा हमारे पास में, जो कार्बेनाइन का बोलेंगे जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो जो हमारा कार्बन होगा अगर उस पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो कार्बेनाइन बनेगा, मतलब कार्बेनाइन जो होगा हमारे पास वो इस तरीके से होगा, है ना, मिथाइल कार्बेनाइन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि चार इसके पास थे, तीन शेयर किए 6, और एक इसका था चौथा वाला 7, और एक इसने दूसरे का लिया, तो टोटल कितने हो जाएंगे वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए फ्री रेडिकल में 7 थे, कार्बोकैटाइन में 6 थे, और कार्बेनाइन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है क्योंकि इसमें एक लोन पेयर पाया जाता है, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या sp3 डाया मैग्नेटिक होगा, और कैसा होगा कलरलेस होगा,
इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर पाया जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है तो इसको लुईस बेस बोलेंगे। बिहेव करता है ये किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बातें क्लियर है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा देखने के लिए। ये कार्बन, ये मेरे पास में जो ऑर्बिटल होता था वो हो गया, 3 बॉन्ड तो हमारे इसी तरीके से बने होंगे, CH3 है ना, तो इस तरीके से हो गया। अब जो हमारे पास जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये तो 6 मिल जाएंगे, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास में टोटल 3 पाए जा रहे हैं बॉन्ड पेयर, 1 पाया जा रहा है लोन पेयर, टोटल हो जाता है मेरे पास 4। 4 में 4 ऑर्बिटल फिल होंगे, हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर को ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल, या सिर्फ पिरामिडल भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है ना। तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की, तो कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी आपकी इसी तरीके से होती है, जैसे बेंजाइल, बेंजाइल, फिर इसके बाद एलाइल जो आपने फ्री रेडिकल का पढ़ा था, फिर इसके बाद विनाइल, और फिर इसके बाद में हमारे पास आता है एल्काइल। यहाँ थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है विनाइल और एल्काइल में। यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो आपका टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ही होगा, और यहाँ पर जो ऑर्डर होगा आपका वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होगा। विनाइल तो अकेला होता है, लेकिन एल्काइल में थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ पर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर होगा अपना टर्सरी। याद रहे कि अगर यहाँ मिथाइल कार्बोनाइन दिया है तो मिथाइल कार्बोनाइन ज्यादा होगा स्टेबल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ रही है बातें। तो ये छोटे छोटे से बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को सीखना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं कार्बीन्स की। तो कार्बीन्स किसको बोला जाता है और क्या होती हैं कार्बीन्स। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो उसी को हम लोग कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बीन। हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, उसी को क्या बोलेंगे, कार्बीन बोलेंगे। कार्बीन जो होती है हमारी वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है हमारी सिंगलेट कार्बीन और दूसरी होती है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन। तो सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में क्या फर्क होता है, इस चीज को हमें अच्छे तरीके से समझना है। तो देखेंगे, जो सिंगलेट कार्बीन होती है उसमें जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड हो जाता है, मतलब पेयर के फॉर्म में हो जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एग्जांपल अगर हम लेकर के समझें चीजों को तो ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास ये कोई कार्बीन थी CH2, ठीक है ना। इसमें जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर के फॉर्म में आ जाएगा, इस तरीके से पेयर्ड हो जाएगा, तो ये हमारी सिंगलेट कार्बीन हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ ट्रिपलेट कार्बीन की, तो ट्रिपलेट कार्बीन में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेयर्ड ही रहते हैं। जैसे एक ये इस ऑर्बिटल में, दूसरा एक यहाँ पर इस ऑर्बिटल में पाया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास में सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन एग्जिस्ट करती हैं। तो सिंगलेट कार्बीन का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेयर्ड हो जाता है। अब पेयर होने के बाद यहाँ पर अगर हम सिंगलेट कार्बीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे कि ये है हमारे पास कार्बन और इससे लगे हुए हैं दो हमारे पास हाइड्रोजन, तो ये दो हाइड्रोजन लग गए, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो कैसा हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि दो हमारे पास है यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्लस एक है हमारे पास में लोन पेयर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था वो पेयर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। टोटल हुआ हमारे पास में 3, और 3 में इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारे पास sp2। लेकिन याद रहे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अब की बार इसके पास एक लोन पेयर भी है, इसीलिए इसका जो शेप होगा वो हमारा हो जाएगा कैसा, वी शेप। कैसा हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा। बात समझ में आई। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बीन। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंगलेट कार्बीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो गया है, और इलेक्ट्रॉन का पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जबकि ट्रिपलेट कार्बीन में ऐसा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में, ठीक है ना। सिंगलेट कार्बीन को हमने कंप्लीटली समझ लिया। आइए अब ट्रिपलेट कार्बीन को भी समझ लेते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन में हमने क्या बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमेन कैसा रहता है, अनपेयर्ड रहता है ना। और ट्रिपलेट जो कार्बीन है वो हमारी किस फॉर्म में, किस तरीके से पाई जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे, ये मेरे पास में है कार्बन, ये दो मेरे पास में हो गए हाइड्रोजन, और साथ ही साथ ये जो ट्रिपलेट कार्बीन है हमारी, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहता है। तो एक ऑर्बिटल मेरे पास में इस तरीके से है और दूसरा ऑर्बिटल मेरे पास में इस तरीके से होगा, ठीक है ना। दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से हो गया। अब यहां से क्या होगा हमारे पास में, हम ये बोलेंगे कि जो हमारे ये दो ऑर्बिटल हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, मान लेते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा इस वाले ऑर्बिटल में रहेगा, तभी तो ये अनपेयर्ड रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हमारे पास दो बॉन्ड पेयर पाए जा रहे हैं। क्या पाया जा रहा है, दो बॉन्ड पेयर पाए जा रहे हैं।
क्या कोई लोन पेयर है? नहीं, ये पेयर के फॉर्म में नहीं है, तो कोई लोन पेयर हमारे पास नहीं है। मतलब हम बोलेंगे जीरो लोन पेयर। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एसपी। अब यहाँ पर जो है वो हमारा लोन पेयर के फॉर्म में तो है नहीं। अब अगर ये लोन पेयर के फॉर्म में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है रिपल्सन शो नहीं करेगा, यहाँ पर रिपल्सन नहीं लगेगा। तो यहाँ अगर रिपल्सन नहीं लगेगा तो ट्रिपलेट कार्बिन जो होगी वो सिंगलेट कार्बिन से कैसी होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। तो ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है वो कैसी होती है? मोर स्टेबल होती है। राइट? तो ट्रिपलेट कार्बिन हमारी मोर स्टेबल हो जाएगी। ट्रिपलेट कार्बिन को हम लोग बाई रेडिकल या वाई वैलेंट फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है ना? इतनी बातें आपको समझनी थी। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद आगे आते हैं। सिंगलेट कार्बिन इज लेस स्टेबल ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। डाइक्लोरो, आगे की बात करें, डाइक्लोरो कार्बिन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट इन कार्बिल एमीन रिएक्शन एंड आइसो, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना? तो कार्बिल एमीन जो है डाइक्लोरो कार्बिन कैसा होगा? ऐसे करके CCl2, ये है डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है ना? डाइक्लोरोकार्बिन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट इन कार्बिल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। हालांकि रीमन टीमन रिएक्शन जो होती है हमारी, उसमें भी जो है डाइक्लोरोकार्बिन हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ये सब बातें हम लोग रिएक्शंस पढ़ते समय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है। अटैकिंग स्पीसीज में हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल्स नाम जो है क्यों पड़ा? ये देखिए, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स होता है लविंग। ठीक है? तो ऐसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होती हैं उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज हैं, कोई इलेक्ट्रॉन को लव क्यों करेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना? जिस चीज की अधिकता हो किसी के पास में, बहुत एक्सेस में हो किसी के पास वो चीज, तो वो उस चीज को और तो नहीं लेना चाहेगा। उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसीलिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के साथ लव करेगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होगी। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, जिसको अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है या लोन पेयर एक्सेप्टर है तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। और जब इसको अटैक करना होगा तो कहां पर जाएगा? वहां पर जाएगा अटैक करने के लिए जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच एरिया होगा, है ना? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा पाई जाएगी, तो ये अटैक कहां करता है? इलेक्ट्रॉन रिच एरिया में अटैक करता है। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल की। इसकी बात करते हैं चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल ये भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कैटायन होते हैं, जिनको हम लोग चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं H प्लस आइन को। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं X प्लस आइन को, हेलोनियम आइन जिसको बोला जाता है। ठीक है? हम ले सकते हैं NO2 प्लस को, ये भी हमारा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा। हम ले सकते हैं R प्लस को, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। हम यहाँ पर ले सकते हैं RCO प्लस को, किसको ले सकते हैं बच्चों? RCO प्लस को ले सकते हैं, ये भी हमारा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए ये हमारा कहाँ कहाँ बनता है। ये तो हमारा ऐसे नॉर्मल हेलोनियम, इसको जो है हाइड्रो H प्लस आयन बोल देते हैं हम लोग। ये हेलोनियम आयन है, बनता है हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ये नाइट्रोनियम आयन है, बनता है नाइट्रेशन में। बहुत सारी रिएक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, हर चैप्टर में ये 5 रिएक्शन पढ़ते हैं: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वहां पर हम आपको सिखाएंगे ये सारी चीजें। इस चैप्टर में भी हम ये 5 रिएक्शंस आपको पढ़ाएंगे। तो ये नाइट्रेशन में बनता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बनता है और ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बनता है। यहाँ पर एक रिएक्शन नहीं आई जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, SO3 होता है। ठीक है ना? अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो SO3 है, इसकी वजह से क्या होगा, इसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हम चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर वो हमारा इंक्लूड नहीं किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है? कंपाउंड विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अगर कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रह जाएगा। तो क्या होगा? हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एंड हैव नो चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं अपना AlCl3। इसके एल्युमिनियम के पास देखेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। हम ले सकते हैं SnCl2। और एग्जांपल लेना होगा, हम ले सकते हैं B2H6, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड है ये, बैक बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। ठीक है ना? क्या पाया जाता है इसमें? बैक बॉन्डिंग पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? दूसरे एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे SnCl4 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना? हम यहाँ पर BCl3 ले सकते हैं, BCl3 भी हमारा इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। हम यहाँ पर BeCl2 ले सकते, BeCl2 भी ले सकते हैं। BCl3 मान लीजिए ले लिया हमने, है ना? BeCl2 ले लिया, बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हो पाएंगे। ठीक? FeCl2 ले लिया। ठीक है?
तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो और उनके पास कोई चार्ज भी ना हो, तो वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब एक और चीज हमें देखनी है, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट होता है बट उनके पास बैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऐसे होंगे हमारे पास ग्रुप नंबर 14 के क्लोराइड्स। जैसे ग्रुप नंबर 14 के क्लोराइड्स की बात करें तो CCl4 बनेगा, SiCl4 बन जाएगा, GeCl4 बन जाएगा, SnCl4 बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो है कार्बन, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये जो है हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो, कोई चार्ज ना हो, बट वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ये सारे जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल लगते हैं तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके समझ में आया। एक और पॉइंट इसमें हमें मिलता है इलेक्ट्रोफाइल के केस में, उसको भी सीखना है। मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल इन विच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ऐसे मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिसमें जो मल्टीपल बॉन्ड हो वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स में पाया जाए। जैसे हम बात करेंगे CO की, इधर CO और CO, मतलब CO2 हो गया ये पूरा हमारे पास। ठीक है ना? ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और आगे आपको एक नेम रिएक्शन हम पढ़ाएंगे, उस नेम रिएक्शन में आपको ये मिलेगा देखने के लिए, नाम होगा कोल्बे स्मिट रिएक्शन। कौन सा बच्चों? कोल्बे स्मिट रिएक्शन जो होगी उस रिएक्शन में आपको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ये मिलेगा देखने के लिए। अरे सर अभी आपने एक और भी तो बताया था। हाँ बेटा मैंने बताया था, कौन सा? SO3 कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में देखने के लिए। कहां पर बच्चों? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में देखने के लिए मिलेगा, राइट? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में देखने के लिए मिलेगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये दो याद रख लीजिएगा। बाकी अगर तीसरा चाहिए आपको तो एक CS2 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, CS2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा जब आप एमीन वाले चैप्टर में ब्रोमिनेशन करा रहे होंगे, वहां पर मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है ना? तो ये था आपके पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल का सिस्टम। आइए अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स की। तो न्यूक्लियोफाइल्स अपोजिट होते हैं। देखो न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस। नाम कहां से आया भाई हम आपको बताने वाले हैं। न्यूक्लियस, फाइल मीन्स होता है लविंग। ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती हैं उनको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। अब बच्चों ये न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है भाई? उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, बट प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया में जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, तो ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास ज्यादा है तो ये डोनर होगा। और जो डोनर होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। ठीक है, अटैक कहां करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया में अटैक करेगा। बिल्कुल अपोजिट है एग्जांपल्स में। वहां पर बच्चों सारे के सारे कैटायंस जो थे वो आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं हुआ करते थे, है ना? जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं Na+ है, ये कैटाइन तो है बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये कैटाइन नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो वहां सारे के सारे कैटाइन जो होते थे वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव नहीं कर सकते थे। बट याद रखिएगा कि जो हमारे पास में एनाइंस होते हैं, जितने भी एनाइंस होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ऑल द एनाइंस आर बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल्स बट ऑल द कैटाइंस आर नॉट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट? बच्चों पॉइंट समझ में आया? अच्छे से क्लियर किया पॉइंट को। चलिए इसके बाद में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जैसे ऑल हमने बोला कि ऑल एनाइंस आर बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें हम कुछ एग्जांपल भी आपको दे दें। एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास H- है, मैंने कह दिया OH- है मेरे पास, मैंने कह दिया OR- है मेरे पास, मैंने कह दिया R- है मेरे पास, X- है मेरे पास, सल्फेट आयन है मेरे पास। तो बच्चों कोई भी निगेटिव चार्ज आयन जो होते हैं ETC कर लेते हैं, वो सब आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो भी आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। बट आपको बेसिक पॉइंट पर ही जाना है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट एंड हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर। भाई लोन पेयर होगा तभी तो वो डोनेट कर पाएगा ना। तो क्या होगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो in which central atom has complete octet and have at least one lone pair, we have like a neutral न्यूक्लियोफाइल। तो वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात कर लेते हैं H2O की। तो H2O में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास दो दो लोन पेयर है, तो ये डोनर हो सकता है। हम बात कर लेते हैं बच्चों NH3 की। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये बिहेव कर सकता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह। हम बात कर लेते हैं ROH की, अल्कोहल जिसको बोलते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, दो दो लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। हम बात कर लेते हैं प्राइमरी अमीन की RNH2 की, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियोफाइल में,
कि वो सारी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेम एटम्स, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल में हमारी एल्कीन आ सकती है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, इसको ले लेते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, इसके बाद आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, सेम एटम के बीच में होना चाहिए। एल्काइन इसका एग्जांपल हो गया, और बेंजीन भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना? तो मतलब जितने भी आपके एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन होती हैं, ये सब के सब आपके किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक टर्म आता है बच्चों, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास में दो डोनर एटम्स होते हैं। दो डोनर एटम का मतलब दो डिफरेंट डोनर एटम हो, उनको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। जो यहाँ आई गायब है, लगा लेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं आपसे, तो एग्जाम्पल में ध्यान देना जरा, मैंने कहा कि मेरे पास CN है, नाइट्रोजन के ऊपर तो एक लोन पेयर होगा, कार्बन के ऊपर पाया जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। यहाँ से भी ये भी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज तो सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल होती हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो ये इसके पास दो डोनर एटम है। ठीक है? ऐसे ही हम बात करते हैं NO2 की, NO2 की, ये मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे जरा, इसके पास में क्या होगा? लोन पेयर होगा। यहाँ ऑक्सीजन के पास में क्या एक लोन पेयर भी होगा, साथ ही साथ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो यहाँ पर भी दो डोनर एटम्स है, ये भी हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दो एग्जांपल आप याद रखेंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास, एम्बीफाइल्स। एम्बीफाइल्स का मतलब ये होता है कि कोई एक ही स्पेसीज हो, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करे। ध्यान दीजिएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल ही होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा, बट दो डिफरेंट एटम्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, मतलब दो डिफरेंट एटम्स डोनर होंगे। ठीक है? अच्छा, इसके बाद एम्बीफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, तो उनको एम्बीफाइल्स बोला जाता है। जैसे इसके एग्जांपल की हम बात करें आपसे, तो एग्जांपल आपको मिल सकता है RCOR, ये अपना कीटोन है। क्या है बच्चों? कीटोन। अब देखो, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा कार्बन, और ऑक्सीजन किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही कीटोन्स ले लिया हमने, एल्डिहाइड ले सकते हैं, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? RCOOH ले सकते हैं। ठीक, ये भी यहाँ से शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कर सकता है भी है। RCOCl ले सकते हैं, इतनी चीजें हो जाएंगी यहाँ की। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ जनरल टर्म्स निपटा लिए जो आपके पास में अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। अब एक टर्म आता है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी कोई अलग चीज नहीं होती, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस सिंपल सा आपको ये समझना है कि रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल कितनी ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल होगा ये, न्यूक्लियोफाइल कितनी ज्यादा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो क्या होगा? एनाइंस आर वेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स न्यूट्रल स्पीसीज। ये बात याद रखिएगा, जो एनाइन होते हैं वो अपनी न्यूट्रल स्पीसीज से ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि एक मेरे पास में न्यूट्रल एटम NH3 है, और इसका एक एनाइन जो है मेरे पास वो NH2 माइनस है। ठीक है? ऐसे ही मेरे पास एक न्यूट्रल स्पीसीज H2O है, और दूसरा मेरे पास में जो है इसका एनाइन OH माइनस है। तो एनाइन अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से होता है। ठीक है ना? अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या चीज? न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसी के बेसिस पर आपको क्या करना है? ऑर्डर बनाना है। जैसे मैंने कहा F माइनस है मेरे पास, Cl माइनस है मेरे पास, Br माइनस है मेरे पास, एफ माइनस सॉरी आई माइनस है मेरे पास। बताओ क्या बनेगा? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एफ की होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ऑर्डर जो है वो ये बन जाएगा। बात समझ में आई? जैसे मान लो मैं ऐसे बना दूं CH3 माइनस, मैं दूसरा बना दूं NH2 माइनस, तीसरा बना दूं OH माइनस, एक और बना दूं F माइनस। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? तो इसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये ऑर्डर बन जाएगा। बच्चों समझ रहे हो ना? अच्छा, मान लो मैं ऐसे कह दूं कि मेरे पास है CH3 S माइनस, और मेरे पास है CH3 O माइनस। बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा? तो सभी जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, सल्फर की कम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। इस तरीके से हम बना लेंगे ऑर्डर को। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं आपसे। यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ में क्या चीजें डिफर करती हैं, उनकी बात करते हैं। बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम सेम पीरियड में, ध्यान देंगे, यहाँ पर गलत हो जाता है क्वेश्चन। सेम पीरियड में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम होता है। जैसे मैंने कहा CH3O माइनस, NH2 माइनस और OH माइनस और F माइनस।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बनता था वो ये बनता था, और यही हमारा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है ना, क्योंकि सेम पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर बच्चों यही बात हम करते हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में, सेम ग्रुप, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें रिवर्स मिलेगा। कैसा मिलेगा? रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा F माइनस, मैंने कहा Cl माइनस, Br माइनस, F I माइनस। ठीक है, इसमें बताना ये जो ऑर्डर मैंने बना दिया ये वाला, वो किसका ऑर्डर है। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बताया है आपको कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये ऑर्डर है आपका बेसिक स्ट्रेंथ का। किसका बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब ग्रुप की ही बात कर रहे हैं तो आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा किसका? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा भी अगर कभी न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बनेगा, तो आपको क्या करना है, बातों को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। मैं यहीं पर आपको एक बात छोटी सी बता दे रहा हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है आपकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? मतलब बड़े बड़े ग्रुप, बल्कि ग्रुप जब लगे होते हैं तो स्टेरिक रिपल्सन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है उसको। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और चीज याद रखिएगा, अगर कभी कॉन्जुगेशन वाला मैटर आ जाए, न्यूक्लियोफिलिसिटी सब चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही बताइए बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कॉन्जुगेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कॉन्जुगेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। और बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ से कनेक्ट किया जाए तो सेम पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम होता है, जबकि अगर सेम ग्रुप में कंसीडर किया जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपोजिट होता है। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी को हमें लगाना होगा तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इसके कई सारे नाम होते हैं, इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को हम लोग पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें पोलराइजेशन जैसी चीज देखने के लिए अभी मिलती है, वो हम आपको दिखाएंगे। ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोला जाता है, और इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट होता है, पहली चीज ये पार्शियल होता है, परमानेंट नहीं होता है। ठीक है ना, पार्शियल होता है और परमानेंट होता है। दूसरी चीज, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस बात को दिमाग में रखना है अच्छे तरीके से कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के लिए ही इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कभी पाई इलेक्ट्रॉन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं और रिजोनेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है, जो हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास कार्बन की एक चेन है और यहाँ पर मेरा कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि आपने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस इलेक्ट्रॉन का भी होगा, बट इससे कम होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। और कुछ डिस्प्लेसमेंट इससे भी होगा, पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इससे भी कम पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने एक चीज सीख ली कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस बढ़ने पर कम होता जा रहा है। मतलब मैं आपसे अगर ये कहूं कि आई जो होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, मतलब रिलेशन मिलने वाला है हमें, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और अच्छी बात यह है, दिमाग में आपको ये रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही करता है, साथ में 2 से 3 कार्बन तक वैलिड होता है। मतलब अगर इसके आगे भी यहाँ पर कोई कार्बन जुड़ा होता तो उस पर इंडक्टिव इफेक्ट इतना कम लगता कि हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 2 से 3 कार्बन तक ही लगता है। इतनी बातों को अच्छे से क्लियर किया आप लोगों ने। तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है हमारा वो बच्चों 2 तरीके का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, जिसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोलते हैं, राइट। तो ये चीज हो गई आपके पास में। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 2 तरीके का, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, या
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट में हम बार बार प्यार से ERG बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ERG बोलेंगे। ये हमारे पास में है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना? बात समझ में आ गई बच्चों? ऑल एल्काइल ग्रुप्स एंड नेगेटिव चार्ज स्पेसीज, बच्चों यही पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या होते हैं वो? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन कौन? ऑल एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप आप जानते हो, जैसे CH3 प्लस, है ना, CH3 हो गया, जैसे C2H5 हो गया, जैसे C3H7 हो गया, ये सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं। सभी एल्काइल ग्रुप्स या नेगेटिव चार्ज स्पेसीज ये शो करते हैं हमारे क्या? प्लस आई इफेक्ट। क्या शो करते हैं बच्चों? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अगर मैं कहूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट बनाओ, तो बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। O माइनस जो है इसका प्लस आई पावर सबसे ज्यादा, COO माइनस इसका प्लस आई पावर उससे कम होता है, और फिर इसके बाद हमारे पास जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? प्लस आई पावर होगी। तो ये हो गया टर्सरी एल्काइल कार्बोकैटाइन। फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस, मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। और फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकैटाइन CH3 CH2 प्लस, राइट बच्चों? इसके बाद हमारे पास हो जाएगा मिथाइल कार्बोकैटाइन CH3 प्लस। तो ये जो है हमारे पास में प्लस आई पावर को शो करने वाले ग्रुप्स हैं। दूसरी बात ये है, अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो, मान लो सेकेंडरी सेकेंडरी है, तो वहां पर हम प्लस आई पावर सेम एल्काइल ग्रुप में देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन से। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका प्लस आई पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या बच्चों ये बात क्लियर हो जाती है? समझ में आती है? ऑर्डर अच्छे से याद रखिएगा ये प्लस आई का। चले इसके बाद आगे चल के हम डिस्कस करते हैं माइनस आई ग्रुप के बारे में, जिनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बोलते हैं। प्यार से शॉर्ट में हम इसको EWG बोलेंगे। क्या बोलेंगे? EWG बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजन एटम्स एंड पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज जो होती हैं वो हमारी होती हैं क्या? माइनस आई इफेक्ट शो करती हैं, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे। इनका ऑर्डर जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा प्लस आई पावर होती है, सॉरी माइनस आई पावर होती है NR3 प्लस की। उसके बाद होती है SR2 प्लस की, SR2 प्लस की। उसके बाद NH3 प्लस की, NH3 प्लस। उसके बाद OR2 प्लस, OR2 प्लस। इसके बाद NO2, NO2 के बाद SO2R। इसके बाद CN जो साइनाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद SO3H, और इसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। आफ्टर दैट हेलोजन से शुरू हो जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? चारों हेलोजन एक साथ में हो गए। और फिर इसके बाद OAR, मतलब बेंजीन की रिंग पर लगा हुआ OR माइनस, ठीक है ना? OAR, ठीक। इसके बाद हमारे पास में आ जाएगा COOR, फिर हमारे पास में आ जाएगा OR, फिर COR, इसके बाद SH, इसके बाद OH, और इसके बाद NH2, इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CR, फिर इसके बाद C6H5, और लास्ट में जाकर के आपका हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपको माइनस आई पावर का जो ऑर्डर है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ कुछ जो अनकॉमन ग्रुप्स हैं उनको छोड़ सकते हैं, जैसे ये अनकॉमन है, इसको आप छोड़ सकते हो। ये आपके पास में जो है ये अनकॉमन है, छोड़ सकते हो। ये अनकॉमन है, ये छोड़ सकते हो, ठीक है ना? ये भी बहुत कम मिलता है, ये भी बहुत कम मिलता है, तो इनको छोड़ सकते हो। बाकी इनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बेसिस पर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के बहुत सारे जो है ग्रुप्स ऑर्डर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो जो मैंने रेड कलर से निशान लगाए हैं आप उनको छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी के याद रखिएगा, ये भी आप छोड़ सकते हो। क्लियर बच्चों? तो ये बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। ये हो जाता है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की बात करें हम। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन जो होता है हमारा, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो बच्चों याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन जो होती है वो प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है। ये बात ऐसे करके आपको याद रखनी है, ठीक है ना? मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन जो होगी हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के। किसके? प्लस आई के। और माइनस आई के क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, ऐसे याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में उल्टा हो जाएगा, मतलब कार्बेनाइन माइनस होता है तो माइनस आई इसको स्टेबलाइज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा किसके, प्लस आई के। क्या बच्चों बात समझ में आई? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन आपको देखना है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन देखना है, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बच्चों बातें क्लियर हो रही हैं आपको? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। उसमें बात करने से पहले बच्चों एक छोटी सी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, उसको सीखिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास जो होता है बेटा, वो होता है RCOOH, ठीक है। अब अगर हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डाल देते हैं, कहां डाल दें, एक्वस सोल्यूशन में डाल दें, ये हो गया मेरे पास एक्वस सोल्यूशन। अगर इसको हम एक्वस सोल्यूशन में डाल दें तो ये जो है RCO और O माइनस प्लस H प्लस में ब्रेक होगा, राइट। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है हमारे पास रिजोनेंस शो करेगा, ठीक है ना। अभी रिजोनेंस भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि अगर ये मेरे पास एसिड है, और एसिड तो है ही, हम सब जानते हैं कि ये एसिड है, तो ये जो बना है ये बना होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बना होगा बेटा, कॉन्जुगेट बेस। और ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी ये H प्लस आयन बाहर निकालेगा, और जितना जल्दी ये H प्लस आयन बाहर निकालेगा उतना अच्छा ये एसिड होगा। मतलब इस एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं कि कोई कितना ज्यादा एसिडिक होगा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा जितना उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एसिडिक स्ट्रेंथ को लगाने के लिए आप सिंपल सी बात यूज कर सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, inversely proportional to plus I, and acidic strength is directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa। कभी कभी वो ये Ka और pKa की वैल्यू देकर के भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो आपको ये बातें याद रखनी है, अच्छे से समझना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स की। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल में भी हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं सीखना है। सिंपल सा एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जा रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी माइनस आई के, जो अभी पढ़ा था हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन अपने पास में है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें आपको अल्कोहल्स बच्चों दिए गए हैं। एक दिया है CH3OH, दूसरा अपने पास है CH3CH2OH, CH3CH2OH, तीसरा बच्चों अपने पास में है CH3CH3OH, और चौथा अपने पास में है बच्चों CH3CH3OH। ये है अपने पास में, ठीक है। और अपना को करना क्या है, बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पर छोटा सा प्लस आई लगा है, यहाँ पर बड़ा प्लस आई, यहाँ तो और बड़ा प्लस आई, और यहाँ तो और बड़ा प्लस आई, ठीक। और प्लस आई की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट की, फिर होगी सेकंड की, फिर हो जाएगी बच्चों थर्ड की, और फिर उसके बाद हो जाएगी फोर्थ की, ठीक। और फोर्थ के बाद तो कोई है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आप बता ले जाओगे। चलो, इसके बाद आगे आते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक एमीन्स की बात करते हैं। तो देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोगों ने छोटी सी एक बात पढ़ी है कि कोई भी कितना अच्छा बेस होगा, वो जितनी जल्दी से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लोन पेयर की, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एमीन की बात कर रहे हो, तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर जो है अगर अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तो वो ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा अच्छा बेस होगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक एमीन्स में मैं सिंपली बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछा जाएगा, वेपर फेज में पूछा जाएगा, गैसियस फेज में पूछा जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में पूछा जाएगा। अगर इन सब में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, होशियार हो जाओ, देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। कभी आपको वेपर फेज में पूछा जाए, कभी आपसे गैसियस फेज में पूछा जाए, कभी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में पूछा जाए, तो आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओगे, टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, देन अमोनिया, देन क्या, अमोनिया। बट बच्चों याद रहे कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में क्वेश्चन पूछा गया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन का, तो आपको होशियार हो जाना है, तैयार हो जाना है, क्वेश्चन को गलत करके नहीं आना है, किसी भी कीमत पर गलत करके नहीं आना है। क्यों?
क्योंकि यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन डिपेंड करती है तीन तीन फैक्टर पर, इंडक्टिव इफेक्ट पर, सॉल्वेशन इफेक्ट पर, स्टेरिक इफेक्ट पर, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है वो कुछ अलग तरीके का ऑर्डर आता है। यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी आपकी वो डिपेंड करेगी किस पर, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ में उल्टा होता था, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो भाई केवी और के पीकेवी के टर्म में लिखोगे तो केवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पीकेवी के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है कि नहीं। तो पीकेवी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। इन एक्वा सोल्यूशन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, अब अगर एक्वा सोल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन पूछी जाए तो याद रखना कि अगर मेरा आर जो है एल्काइल ग्रुप जो है वो CH3 हो और एल्काइल ग्रुप मेरा C2H5 हो तो दोनों में अलग अलग ऑर्डर होता है। दोनों में अलग अलग ऑर्डर कैसे करके होता है देखना जरा। अच्छा बताओ बच्चों, जो CH3 है वो C2H5 से छोटा ग्रुप है कि नहीं, है ना। छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप है तो ऑर्डर भी छोटा, छोटा का छोटी बात, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, देन अमोनिया, और अमोनिया तो हर ऑर्डर में बाहर है, मतलब सबसे कम बेसिक है, राइट। उसके बाद अगर ये एल्काइल ग्रुप लिया गया तो ये हो जाएगा बड़ा कद बड़ी बात, ठीक है ना, 2 3 1 NH3, ठीक। इस ऑर्डर को याद रखना है आपको किस तरीके से, देखो अगर मिथाइल होगा एक्वा सॉल्यूशन में पूछा जाएगा तो 213 N करके याद रखना है, और अगर इथाइल होगा, बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जा रही है, बड़ा ग्रुप है, 231 N बताओगे एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस तरीके से हम बच्चों को याद करवाते हैं और बच्चा एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आता, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 213 N, 231 N, और अमोनिया तो सबसे बाद में है, N फॉर अमोनिया, 2 1 3 का मतलब सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी, आप समझ ही रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके के ऑर्डर्स आपको मिलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स में। चलिए बच्चों अब चलते हैं, हम दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बच्चों ये इफेक्ट भी आपका इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा, आपको अच्छे से सीखना है इस इफेक्ट को भी और अच्छे से इस पर बनने वाले क्वेश्चन को सीखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, टेम्परेरी। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा था, परमानेंट इफेक्ट, जितना खींचना है उसे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को वो खींच रहा है, कोई आओ कोई जाओ उसे फर्क नहीं पड़ता, वो जितना खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है। बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर फर्क पड़ता है किसी के आने जाने से, टेम्परेरी होता है किसी के आने जाने से, मतलब रिएजेंट अटैकिंग स्पीसीज के आने जाने से फर्क पड़ता है। जब अटैकिंग स्पीसीज होगी तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा, अगर अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग स्पीसीज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा, मस्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में कोई अटैकिंग स्पीसीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अटैकिंग स्पीसीज की जरूरत पड़ती है। विदाउट अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जब अटैकिंग रिएजेंट होगा तब ये लगेगा, जब नहीं होगा तो कहां से लगेगा, जब नहीं लगेगा तो टेम्परेरी हुआ ना। जब इंडक्टिव, जब आपके पास अटैकिंग स्पीसीज है तो ये लग रहा है, मतलब ये कैसा है, टेम्परेरी होता है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सबसे पहली चीज सिग्मा इलेक्ट्रॉन के लिए था इंडक्टिव, पाई इलेक्ट्रॉन के लिए है इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। इंडक्टिव किसी भी तरीके की अटैकिंग स्पीसीज में कोई विश्वास नहीं रखता था, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक तो अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में ही होगा। और दूसरी बात, इट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द कर्व्ड एरो। कैसा होता है कर्व्ड एरो सर, बेटा कर्व्ड एरो ऐसे होता है, इस एरो से दिखाया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट को। बात समझ में, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को, बात क्लियर हो जाती है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी तो दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन से दो तरीके का, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। कैसे करके इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस डायरेक्शन में हो, कहां पर हो, टूवर्ड्स द अटैकिंग स्पेसीज हो, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ हो, किसका मूवमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेक्स प्लेस टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, प्लस ई इफेक्ट। मतलब समझ नहीं आ रहा, अच्छा रुको जरा, सबर करो थोड़ा, तब देखो, सबर करने से बातें समझ में आ जाती हैं। सर कैसे आएंगी, कैसे आएंगी बेटा, देखो जरा ऐसे आएंगी, ये तुम्हारे पास कोई एल्कीन है भाई, पाई बॉन्ड तो होना चाहिए ना, होना चाहिए, और यहाँ पर कोई अटैकिंग स्पीसीज मेरे पास H प्लस है। थोड़ी देर के लिए मेरी बात मानो। सर क्या मनवा रहे हो आप, मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है। थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ हो रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर यहाँ हो रही है तो सीधी सीधी सी बात एक समझ में आती है कि हाइड्रोजन तो भैया पॉजिटिव चार्ज रखता है, वो तो वहां जाएगा जहां पर उसको निगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ये तो हो जाएगा मेरा सिंगल बॉन्ड, और इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये जो आपके दो बॉन्ड थे ऐसे ही रहेंगे। इसके ऊपर जो है वो हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा। क्यों जुड़ा हाइड्रोजन यहाँ पर बच्चों, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये H प्लस जो है वो H प्लस नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या बन जाएगा, बल्कि क्या बन जाएगा बच्चों, H ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज, क्या आ जाएगा,
प्लस चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो देखो यहाँ अटैकिंग स्पीसीज यही तो थी, अटैकिंग रिएजेंट यही तो था। इसका मूवमेंट कहां पर हुआ? अटैकिंग रिएजेंट एआर मतलब कहां? जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर है? अच्छा सर दूसरा वाला समझाओ तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, रुको 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 जरा सबर करो। देखो जैसे मान लो मेरे पास यही सेम चीज, बट यहां पर अब की बार अटैकिंग स्पीसीज जो है या अटैकिंग रिएजेंट जो है वो Cn माइनस, राइट, Cn माइनस है। अब देखो जरा Cn माइनस है तो इसमें क्या होगा, यहां से तुम्हारे पास इस बॉन्ड की शिफ्टिंग थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लो और कह दो कि यहां शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड, अच्छा एक काम करो ऐसा ना लेकर के थोड़ा सा चेंज करो इसको। ठीक, ऐसे करके चेंज करो, चेंज करो चेंज करो, क्या चेंज करो, ऐसे नहीं। ठीक, सीओ कार्बोनिल ग्रुप में भी ऐसा होता है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहां से क्या होगा तुम्हारे पास, सी पर तो आएगा प्लस चार्ज और ओ पर तो आ जाएगा माइनस चार्ज। सी पर प्लस आएगा तुरंत सीएन देखेगा और भाग खड़ा होगा इसके पास, सी के पास, मतलब सीएन यहीं तो जुड़ेगा। तो सीएन कहां जुड़ा? जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वहां पर, कि जहां नहीं हुआ वहां पर? जहां नहीं हुआ वहां पर जुड़ा। ठीक है ना, यहाँ थोड़ी ना हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर हुआ और जुड़ा कहां? सीएन दूसरे उस पर कार्बन पर जुड़ा है। व्हेन ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। बात समझ में आई? क्लियर हो रही है बातें? तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा बच्चों। प्लस ई इफेक्ट का क्या होता है? जहां पर अटैकिंग स्पीसीज अटैक कर रही है वहीं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, जहां इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है उसके अपोजिट, उसके अवे फ्रॉम अगर अटैक हो रहा है अटैकिंग स्पीसीज का, अटैकिंग रिएजेंट का, तो उसको माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, या फिर हम इसी को बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई क्यों बोला जाता है वो भी आपको समझाया जाएगा कि सिग्मा पाई क्यों आखिर इसका नाम दे रहे हैं। ठीक है ना, सिग्मा पाई भी समझना है आपको। तो हाइपर कॉन्जुगेशन या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, और बेकर नाथन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है। इसमें नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोला जाता है, कोई बॉन्ड नहीं रह जाता वहां पर। ठीक है ना, तो इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोलते हैं। दूसरी बात, कॉन्जुगेशन जो है वो प्रॉपर्टी होती है हमारी प्लेनर मॉलिक्यूल की। इसकी प्लेनर मॉलिक्यूल की डीलोकलाइजेशन यहां पर होता है, ध्यान दीजिएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सी एच सिग्मा बॉन्ड विद पाई बॉन्ड। बेटा सिग्मा बॉन्ड, सी एच का सिग्मा बॉन्ड, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड जो कि सिग्मा है, ठीक, इसका डीलोकलाइजेशन किसके साथ में होगा बच्चा पार्टी? पाई के साथ में होगा। ठीक है ना, ये पाई के साथ में होगा। जब इस पाई के साथ में डीलोकलाइजेशन होगा तो भैया सिग्मा और पाई में कॉन्जुगेशन हो गया कि नहीं, इसीलिए नाम इसका क्या रखा? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्लियर है? बेकरनाथन ने बताया था, इसीलिए बेकरनाथन। नो बॉन्ड रिजोनेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन हवा में हो जाएगा, कोई बॉन्ड नहीं रह जाएगा, तो इसीलिए नो बॉन्ड रिजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एल्कीन कार्बोकैटाइन या फिर फ्री रेडिकल, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा एल्कीन का या फिर कार्बोकैटाइन का या फिर फ्री रेडिकल का, उसके रेस्पेक्ट में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा, वरना हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, वेरी गुड। आओ, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां पॉसिबल है, ये आपको बताना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां पर पॉसिबल। तो चलो जरा बनाते हैं और बताओ जरा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां पर पॉसिबल है। ये है मेरे पास बच्चों CH3, 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 ये है मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है बच्चों मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर लो। ठीक है, एक है मेरे पास, ये अपनी बेंजीन की रिंग है एसिटाइल वाली, और इस पर लगा है CH3। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये मिथाइल बेंजीन बोल सकते थे आपके पास, अब की बार ये इथाइल बेंजीन, CH2 CH3। ठीक है, ये है, और एक जो है लास्ट में बना लो, मान लो आपके पास में है CH3 का होल थ्राइस, और ये तो ऐसे ही है। ठीक, चलो इतने कंपाउंड्स में बताओ जरा कौन कौन सा शो करेगा। तो ये तो नहीं शो कर पाएगा, देखो इसमें इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एटम के रिस्पेक्ट में देखो तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसलिए ये तो गया काम से, और इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं। ठीक है ना, कार्बन ही नहीं तो हाइड्रोजन कहाँ से है? इसमें तो भाई डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीन तीन प्रेजेंट है, तो ये तो शो करेगा, ये भी करेगा, दो प्रेजेंट है, इसमें तो कोई प्रेजेंट ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तो ये शो नहीं कर पाएगा। अब अच्छा एक चीज देखो जरा,
इसने शो किया, इसने शो किया, इसने शो नहीं किया। ठीक है, अगर 2 लगे होते तो एक हाइड्रोजन होता तो वो भी शो करेगा। तो क्या है ये सारे एल्काइल ग्रुप है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप क्या होते थे, प्लस आई ग्रुप ही तो होते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, प्लस आई एल्काइल ग्रुप, प्लस आई मतलब एल्काइल ग्रुप इन कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस आई मतलब एल्काइल ग्रुप अगर कॉन्जुगेशन में है तो उसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? अगर आ रही है तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है ना, समझ लिया आपने अच्छे तरीके से इस चीज को। चलिए इतना सब कुछ सीखने के बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चों याद रखिए कि एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की जब हम बात करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, उन सब चीजों को देखना है और समझना है। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन में आपको पढ़ना है कि जो स्टेबिलिटी होती है एल्कीन की, एल्कीन की स्टेबिलिटी जो कि आपने एल्कीन के चैप्टर में भी पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, वहां मेजर माइनर प्रोडक्ट पता करने के लिए इसका यूज करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और यही तीन में अभी हाइपर कंजुगेशन की बात की थी आपने, एल्कीन में बात की थी, एल्काइल कार्बोकैटाइन में बात की थी, फ्री रेडिकल में बात की थी कि नहीं की थी ना? तो ये बातें आप लोगों को यहां से समझ में आ जाती है। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन को सीखने के बाद अब हम लोग थोड़ी सी आगे की बात करते हैं और वहां पर हम लोग कुछ चीजों को सीखते हैं कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जिसको हमें पता लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। मैंने कहा था कि 4 तरीके के इफेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें से हम रिजोनेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी, क्योंकि मैं अलग अलग दोनों को नहीं पढ़ाता हूँ, एक ही में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। दूसरी चीज, आप इंडक्टिव पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ चुके हो और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हो। ठीक है ना? अब आता है आपके पास रिजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं कि ये क्या होता है और कहां पर लगता है, कहां पर नहीं लगता है। ठीक है ना? अच्छे से पहले तो ये समझिए कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? तो देखो जरा, जो हमारे पास में रिजोनेंस इफेक्ट है वो क्या है, रिजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के दोनों इफेक्ट जो है हमारे परमानेंट है। कैसे हैं बच्चों? परमानेंट, इलेक्ट्रोमेरिक की तरह नहीं, टेम्परेरी होता है। एंड यहां पर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है बच्चों? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो रिजोनेंस में होता क्या है एक्चुअल, तो रिजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मेनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर का भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है, उसी को हम लोग रिजोनेंस बोलते हैं। सिंपल में अगर कोई आपसे पूछ ले कि रिजोनेंस क्या होता है आखिर, तो आपको क्या बोलना है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर, उसी को क्या कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। सिंपल सा। ठीक, दूसरी चीज रिजोनेंस हम लोग और भी किस मतलब डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल को या आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट हो, जिससे कि उसकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन की जा सके, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन की जा सके। मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इस फिनोमिना को बोलते हैं रिजोनेंस। तो क्या बोला मैंने कहा इफ एनी मॉलिक्यूल और आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, then these electronic arrangement is called resonating, contributing, canonical structures and this phenomena is called resonance। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिजोनेंस बोलते हैं। तो रिजोनेंस की ये भी डेफिनेशन हो सकती है, अगर सिंपल में आपको बोलना है तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इज कॉल्ड रिजोनेंस। ठीक है ना? पाई इलेक्ट्रॉन और रिजोनेंस का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन वही क्या कहलाता है, रिजोनेंस कहलाता है। ठीक है? इसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास में रिजोनेंस एनर्जी। देखें कोई भी जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ढेर सारे होते हैं उनमें भी कोई ज्यादा स्टेबल होता है, कोई कम स्टेबल होता है। अभी आप आगे पढ़ोगे भी इसको, मैं आपको इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा भी। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी किस किस के बीच में एनर्जी का डिफरेंस, इन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर मतलब मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रिजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में और रिजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं रिजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं, रिजोनेंस एनर्जी। दूसरी चीज, रिजोनेंस एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आई? तो आप याद रखेंगे रिजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर कभी क्वेश्चन में कोई पूछे आपसे कि रिजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कितनी होती है, तो 30 किलो कैलोरी पर मोल होती है। कितनी होती है बच्चों, 33 किलो कैलोरी पर मोल होती है। याद रखिएगा ये बेंजीन के लिए। ठीक है? अब इसके बाद क्या क्या कंडीशंस होती हैं रिजोनेंस के लिए, किन किन कंडीशंस में रिजोनेंस पॉसिबल होता है उसको समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना? तो यहाँ दो कंडीशंस हमारे पास हैं। रिजोनेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब हुआ बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तभी तो प्लेनर होगा ना। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंडीशन है देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन। जो हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन हो, जो हमारे पास में लोन पेयर हो,
उसका कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो वहां पर रिजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं, एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होता है, मतलब एक लोन पेयर, उसको कंसीडर करेंगे किसमें, रिजोनेंस में। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर किसी एटम के पास दो लोन पेयर हैं या एक से ज्यादा लोन पेयर हैं और वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहां सिर्फ एक लोन पेयर को आप रिजोनेंस में कंसीडर करोगे, दूसरे को कंसीडर नहीं करोगे। सर बात कोई बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो रुको, देखो जरा अच्छे से क्लियर करो। रुको 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 रुको, देखो अच्छे से क्लियर करो। जब तक बात क्लियर ना हो तब तक मजा ही कहाँ है बेटा। ये एक अपना लोग के पास में है कंपाउंड, ठीक है ना। ये एक है अपन लोग के पास कंपाउंड, ये लगा है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लगा है। अब इसके पास में दो हैं, एक लोन पेयर तो ये है, दूसरा लोन पेयर तो ये है, ठीक है ना। अच्छा, इसके पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और इसके पास यहाँ पर ये भी डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास में ये जो लोन पेयर है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये हमारा इस तरीके से रिजोनेंस होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइड भी है और डीलोकलाइजेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ दो दो लोन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, बट कोई एक लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेगा। वही इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था, ओनली वन लोन पेयर इज कंसीडर फॉर रिजोनेंस, ठीक है ना। रिजोनेंस में सिर्फ एक लोन पेयर को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हुआ। इसी के साथ साथ आप दूसरा केस भी एक समझिए। एक और केस हमारे पास में होता है, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन हेट्रोएटम, हेट्रोएटम का मतलब अदर देन कार्बन, देन दिस एटम इज अटैच्ड विद पाई बॉन्ड, और ये एटम जो है पाई बॉन्ड से भी अटैच है, देन दिस लोन पेयर इज नॉट कंसीडर फॉर रिजोनेंस। सर ये भी बात समझ में नहीं आई, अभी आती है, रुको जरा। देखो, ये है हमारे पास में एक, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये एक है कंपाउंड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है उसमें यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन है, मतलब मैंने पूरा पूरा पिरिडीन बना दिया बच्चों, है ना, देखते ही देखते। और इसके ऊपर यहाँ पर है लोन पेयर, ठीक। मैंने थ्योरी में आपको पढ़ के क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर कोई हेट्रो एटम है, जिस हेट्रो एटम का मतलब अदर देन कोई कार्बन एटम है, ठीक है, अदर देन कार्बन कोई एटम है, उसके पास लोन पेयर भी है और वो लोन पेयर के साथ साथ पाई बॉन्ड से अटैच भी है ना। दिस आइटम इज अटैच्ड विद पाई बॉन्ड, ठीक। तो इसका ये जो लोन पेयर है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा और यही तो मूव करेगा यहाँ। ये लोन पेयर का तो नंबर ही नहीं लगा, तो यही बात आपको याद रखनी थी, ठीक है ना। बात समझ में आई। और बाकी आपने पढ़ा बेसिक स्ट्रेंथ की, अगर मैं बात करूं आपसे तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहीं पर मान लो कुछ इस तरीके का भी एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना दूं अभी, ये पाइरोल बना दिया मैंने ऐसे करके, है ना, पाइरोल। तो इसका जो लोन पेयर है वो तो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक, रिजोनेंस में। तो इस पे तो अवेलेबल है नहीं, इस पे अवेलेबल है। दोनों में अगर पूछा जाए कौन ज्यादा बेसिक, तो बच्चों प्रीडीन ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पर डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ। तो ये दो बातें हमारे पास में थी जिनको आप लोगों ने अच्छे से क्लियर किया। अब इसके बाद में हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे आप अच्छे से, इसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेंस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ऐसी स्पीसीज आप देखिए जिसमें रिजोनेंस तो है लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है, वो ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब ये हुआ, नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ, द स्पीसीज हैविंग नो चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल, दैट इज नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। क्लियर। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऑक्टेट रूल देखोगे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो कम स्टेबल होगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो लास्ट पॉइंट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल बनता है। व्हेन ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल देन स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर है और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर है, एटम पर है, तो हमारा वहां पर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तीनों चीजें सीक्वेंस में यूज करनी है। पहले आपको जो है ये पॉइंट यूज करना है, अगर इससे नहीं लगेगा तो ये यूज करना है, फिर ये लगेगा। जल्दी से मैं आपको समराइज कर दूं, जिस पर ऑक्टेट कंप्लीट हो, कोई चार्ज सेपरेशन ना हो, ज्यादा स्टेबल। ये ना लगा तो ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल। ये भी ना लगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल जो कि कहता है नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो, तो वो ज्यादा स्टेबल हुआ करते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। अच्छा, इतना सीखने के बाद और समझने के बाद आओ आगे। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलो,
एक कंपाउंड है बच्चों मेरे पास, ध्यान देना, एक कंपाउंड है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, राइट। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CO माइनस H, ऐसे करके। इसी में तीसरा कंपाउंड है मेरे पास CH2, यहां है मेरे पास माइनस CH डबल बॉन्ड C, O पर है मेरे पास प्लस चार्ज और यहाँ पर है मेरे पास H। ठीक है, ये तीन कंपाउंड मेरे पास में है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहली चीज, इन दोनों पर तो चार्ज सेपरेशन है, पहला मेरा ज्यादा स्टेबल हो गया बिना कुछ सोचे समझे। दूसरी बात, अब मुझे देखना है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में इसका ऑक्टेट पूरा नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ तो इसका पूरा है, इसका नहीं पूरा है, नहीं सॉरी पूरा है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन नीचे जुड़ेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसका जो है ये चीज हो गई, ऑक्टेट पूरा है। अच्छा, उसके बाद में इसका देखेंगे हम, तो इसके ऊपर यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। ठीक है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं। यहाँ ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। बात समझ में आई। तो इन दोनों में ऑक्टेट रूल नहीं लग रहा है, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगाना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, और अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, दूसरा हो जाएगा इसके बाद स्टेबल। फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा मेरे पास, तीसरा हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा तो देख लेते हैं। कंपाउंड मेरे पास दिया है ऐसे करके, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पर दिया है मुझे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा मुझे दिया है R C डबल बॉन्ड, बल्कि दिया यहाँ ट्रिपल बॉन्ड O, और इस पर दिया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, क्या है, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, R है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि दो तो होंगे लोन पेयर इसके पास में। ठीक, और दो दो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 8 इलेक्ट्रॉन। R यहाँ पर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, दो दो 4 दो 6 और दो 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर तो होगा ही, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक, चार्ज तो दोनों पे था, पहला पॉइंट लगेगा नहीं, दूसरा पॉइंट लगेगा। जिसका ऑक्टेट पूरा है, गलत निशान लगा रहे हैं बच्चों, इधर लगाना पड़ेगा, ये होगा स्टेबल ज्यादा, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है ना, ये बनेगा किसका ऑर्डर बच्चों, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर हो गया, क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में प्लस आर और माइनस आर ग्रुप क्या होते हैं और इनको पहचाना कैसे जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है इन सबको सीखने में। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। रिजोनेंस हमारा दो तरीके का होता है, खाली हाइपर कॉन्जुगेशन को छोड़ करके हर इफेक्ट आपको दो तरीके का पढ़ाया हमने। प्लस आर ग्रुप और दूसरे माइनस आर ग्रुप बाद में पढ़ेंगे। प्लस आर ग्रुप को पहचाना कैसे जाता है, बेसिकली ये चीज आप समझेंगे यहाँ पर हमसे। ठीक है ना, प्लस आर को पहचाना कैसे जाता है, अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली कि प्लस आर को हम पहचानते कैसे हैं, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। द ग्रुप विच गिव इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम और बेंजीन रिंग। प्लस आर वो ग्रुप होते हैं जो कंजुगेटेड सिस्टम या बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर आपको बना करके समझाऊं तो ज्यादा चीजें आपको क्लियर होती हैं। जैसे ये बना रहे हैं हम बेंजीन, ये हो गई मेरे पास बेंजीन। ठीक है बच्चों, यहां पर मेरे पास कोई ग्रुप लगा है। ठीक है, और वो ग्रुप मेरे पास जो लगा है, वो लगा है मान लो हेलोजन, या हेलोजन छोड़ो, कोई मान लो OH ग्रुप लगा है मेरे पास। हेलोजन का केस अलग है, अभी बताते हैं। इस ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर होंगे, क्लियर कट समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करूंगा, जैसे इसमें रिजोनेंस ऐसे करके होगा, बेंजीन का रिजोनेंस तो आप सभी जानते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, तो ये यहाँ से चला जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को टूवर्ड द कंजुगेटेड सिस्टम और बेंजीन रिंग क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, ये प्लस आर ग्रुप होगा, जो OH है हमारा वो प्लस आर ग्रुप होगा। देखो रटना नहीं है,
सीखो। अब इसको याद कैसे रखोगे कि कौन कौन प्लस आ रहा है, कौन कौन माइनस आ रहा है? कुछ नहीं, सुनो। जो बेंजीन की रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम हो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, जिससे हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, और जिस एटम को बेंजीन की रिंग से जोड़ा गया हो उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। ठीक, क्या मैं बोल रहा हूं अच्छे से समझना जरा। सेंट्रल एटम शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड शुड नॉट बी अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। देखते ही आप तुरंत पहचान लोगे कि वो अपना क्या होगा, प्लस आर होगा। अच्छा, कौन कौन से हो सकते हैं बताओ जरा। तो देखो, एक तो ओ आर हो सकता है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर। ठीक है, ओ एच तो अभी बताया मैंने, आपको दिखाया भी है भी आपके सामने। ओ एच हो सकता है। NH2 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद एस आर, जैसे ओ आर है वैसे ही एस आर भी तो हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, एस एच भी हो सकता है क्या? हाँ, एस एच भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पर ये नहीं, कॉमा लगेगा आपका। ठीक है, कॉमा, एस एच अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा नहीं होना चाहिए। हेलोजन भी आपके हो सकते हैं प्लस आर। ठीक है, उसके बाद NR2, मान लो ऐसे करके, तो क्या लेना देना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है। ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं आपके, वो क्या शो करेंगे, प्लस आर ग्रुप शो करेंगे, प्लस आर रिजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये क्लियर हुआ तो आइए फिर माइनस आर ग्रुप्स को भी समझते हैं, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से। उसमें क्या होगा, ये टूवर्ड्स बेंजीन रिंग देते थे, ये अवे फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब बेंजीन रिंग से खींचेंगे ये। ठीक है, तो देखो जरा क्या होगा, द ग्रुप which withdraw electron from conjugated system और बेंजीन रिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स को conjugated system और बेंजीन रिंग से अपनी तरफ विड्रॉ करे, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं माइनस आर ग्रुप। ठीक, कैसे करके होगा जरा समझो, जरा समझो, समझो जरा। लाइन भी सीधी नहीं खींची है, अच्छा सीधी खींचो तब। समझो रे समझो, समझो रे समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, यहां से मान लो अपना कौन हो ग्रुप जुड़ा है, ये तो अपनी बेंजीन है। अभी जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कैसे जोड़ देते हैं आने वाले ग्रुप को, वो भी अभी आपको समझ में आएगी बात। यहाँ ये एन जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड से ओ जुड़ा है, और यहाँ ओ जुड़ा है, मतलब बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप जोड़ा हुआ है मैंने यहाँ पर। ठीक है ना? अब सुनो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा क्या हो रहा है। ठीक, तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर तो होगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सेंट्रल एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन से जुड़ा है, तभी तो ये डबल बॉन्ड को ये ऐसे करके खींचेगा, और ये पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी खींचेगा ये। जब ये यहाँ से खींचेगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन प्लस क्यों बर्दाश्त करेगा, वो पीछे से खींचेगा, तो यहाँ मूवमेंट क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा। वहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हुआ करती थी, जबकि इस कंडीशन में देखोगे तो मेटा पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। ठीक है ना? तो ऐसे जितने भी माइनस आर ग्रुप हैं आपके, वो सब के सब मेटा डायरेक्टर होंगे, और जितने प्लस आर ग्रुप पढ़ रहे थे, वो आपके सारे के सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होंगे, क्योंकि रिंग में जो सब्सटीट्यूशन होता है वो ESR रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मतलब इस रिंग के ऊपर अटैक होगा तो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। जुड़ेगा कैसे, सब्सटीट्यूट करके। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, पीछे बताया मैंने, जहां इलेक्ट्रॉन रिच एरिया होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया में अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, इसे इस कंडीशन में जब माइनस आर ग्रुप लगा होगा, वो कहां पर मिलेगा, मेटा पोजीशन पर मिलेगा, जबकि प्लस आर ग्रुप लगा होगा तो इसको ऑर्थोपैरा पे मिलेगा। तो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होंगे कौन, प्लस आर, और माइनस आर वाले जो होते हैं, जो बना है आपके सामने, ये मेटा डायरेक्टर होते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे रिएक्शंस में बहुत काम आएगी बेटा, ये बात याद रखिएगा। चलो, तो इसकी थ्योरी क्या बनी आपकी, इसकी थ्योरी बनी सेंट्रल एटम अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू पाई बॉन्ड। बस इतनी बात याद रखनी है आपको, और उतने में आपका काम हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स में NO2 ग्रुप ले सकते हो बच्चों आप, जो बना के ही दिखाया मैंने आपको। CHO ग्रुप ले सकते हो आप, इसके अलावा आप COOH ग्रुप ले सकते हो, माइनस आर ग्रुप शो करेंगे ये सब। इसीलिए देखना जरा, बेंजोइक एसिड की जब मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वहां पर जब आपको एल्काइलेशन वो कराएंगे हम, क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, पीरियडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वगैरह, तो उसमें ध्यान दीजिएगा आपकी मेटा पोजीशन पर जुड़ रहा होगा, क्यों जुड़ेगा वो आप यहीं से रीजन क्लियर करते चलो। SO3H और CN, ETC कर लो बेटा, कितने लिखोगे, ETC। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपके पास में चीजें होती हैं, जिनको आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हो। ठीक है, चलिए, आपने माइनस आर और प्लस आर ग्रुप को भी अच्छे से सीख लिया। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस की। रिजोनेंस के एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये है, स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल इंटरमीडिएट्स की अगर बात करें, तो ये जो स्टेबिलिटी होगी आपकी,
स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते हैं। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा एलाइल या बेंजाइल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हुआ आपके पास। इसमें जो है हम लोगों को कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है अच्छे तरीके से, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनको देखना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास में जो है पहला क्वेश्चन हम आपको बना के देते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके से है, इसमें प्लस चार्ज बच्चों यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो है मेरा, उसमें भी आपकी रिंग बनी है, और इसमें जो डबल बॉन्ड है आपका वो यहाँ और यहाँ लगा है, और प्लस चार्ज आपका यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। तीसरा जो है आपके पास, उसमें जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, बट प्लस चार्ज जो है वो आपका यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। और चौथा जो है अपने पास, वो कुछ इस तरीके से है, इसमें ऐसे खाली प्लस चार्ज लगा है। इनको जो है हमें अरेंज करना है, तो जरा अरेंज करिए, कैसे अरेंज करेंगे आप। ठीक है, इनको अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो ध्यान दो, ये बच्चों सेकेंडरी एलाइल है क्या, पहचानना आना चाहिए। ये सेकेंडरी एलाइल, ये क्या है हमारे पास में सेकेंडरी एलाइल, ये भी है, पहचानना तो आ रहा है ना सबको। अच्छा, ये क्या है, विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही लगा। और ये क्या है, ये तो एल्काइल है, साइक्लो एल्काइल है, लेकिन है तो एल्काइल ना। अच्छा बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पीछे क्या पढ़े हैं हम लोग, बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल, विनाइल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, तीसरे वाले को तो सबसे लास्ट में कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद एलाइल में सेकेंडरी एलाइल और सेकेंडरी एलाइल, इन दोनों की होगी टक्कर। ये चौथा वाला तो इन दोनों से कम होगा क्योंकि एल्काइल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंडरी एलाइल ये भी है, ये भी है, बट इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होंगे, इसके ज्यादा होंगे। ठीक है ना। तो जब इस क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें भैया दो जगह पर पाई बॉन्ड लगा है, ठीक, और इसमें एक ही जगह पर है, तो सेकेंड वाला होगा ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक, ये बनेगा अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बात समझ में आई, सबको क्लियर हुई बात, क्लियर है ना, क्लियर है। ठीक है, चलो जरा उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, बताते हैं हम आपको। ठीक है, देखो जरा, देखो, हो, देखो जरा, ये रिंग तो अच्छी बन नहीं रही है बच्चों। कॉपी भी नहीं होता बेटा इसमें, तो कोई मतलब नहीं है। कॉपी नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। हम्म, ये रिंग, ठीक, सा 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 सा, ये अपने पास में, एक्चुअली बच्चों यहाँ पर रिंग्स की जरूरत बहुत पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके से, है ना। तो चार रिंग, अच्छा बताओ चार रिंग किस किस को लेनी है। सर एक ही मिल जाए बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़िए। ऑडी जो होती है ना, उसकी रिंग देखो ऐसे ही मिलेगी। अभी अपनी यही वाली जो रिंग है, इसको ऑडी में कन्वर्ट करेंगे कुछ दिनों के बाद, जब पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगे तो सब ऑडी लेंगे ना। हम्म, तो मेरे पास बच्चों कुछ इस तरीके की चीजें हैं, इस हर जगह पर CH2 लगा दो, CH2 माइनस, CH2 माइनस। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया पैरा, और इस पे कुछ नहीं लगाया। ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, और ये मेरा तीसरा है, ये मेरा चौथा है। ठीक है। अब जरा ध्यान देना तुम बच्चों, एक बात तो आप दिमाग में बिठाओ, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले, रिजोनेंस, रिजोनेंस नेवर ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, एट मेटा पोजीशन। रिजोनेंस जो होता है वो मेटा पोजीशन पर नहीं लगता कभी भी, ये याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन गलत नहीं करना, रिजोनेंस नेवर ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, कभी भी रिजोनेंस मेटा पोजीशन पर नहीं लगता है, मतलब यहाँ पर रिजोनेंस नहीं लगेगा। ये ग्रुप कौन सा है, -I, सिर्फ -I लगेगा यहाँ। यहाँ तो -I भी लगेगा और -R भी लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पर भी बच्चों -I भी लगेगा और
आर भी लगेगा, ग्रुप पहचानना सिखाया पीछे, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब चौथे पे तो कुछ लगा नहीं। अच्छा ये कार्बन 9 है, मैंने कहा नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबलाइज करता है, मतलब ये सब माइनस आई माइनस आर है, तो ये तो क्या करेंगे, ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे ना, स्टेबलाइज करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है, बात समझ में आती है। इसका मतलब चौथा तो सबसे कम स्टेबल होगा। है कोई कंफ्यूजन हो जिसको, नहीं है। इसके बाद दूसरे वाले में जो है सिर्फ माइनस आई लग रहा है, तीसरे और पहले में माइनस आई भी लग रहा है, माइनस आर भी लग रहा है साथ साथ, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। तो इसके बाद दूसरा आ जाएगा। कंपटीशन पहले और तीसरे में बहुत तगड़ा वाला होगा। तो देखो जरा, ये आर सेम दोनों जब सेम हो जाते हैं तो क्वेश्चन लगेगा आई से। और आई आपका जो होता है बच्चों, आपने पढ़ा है, डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसकी डिस्टेंस कम, आई ज्यादा, आई ज्यादा मतलब डिस्टेंस कम तो आई ज्यादा, कौन सा आई ज्यादा, माइनस आई ज्यादा, माइनस आई ज्यादा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब पहला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, किससे ज्यादा स्टेबल, तीसरे से ज्यादा स्टेबल। ये बनेगा अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बात किस किस को समझ में नहीं आई बेटा, मैंने बिल्कुल इसका ऑपरेशन करके निकाल के बताया आपको कि कैसे कैसे आपको निकालना है, ठीक है ना। याद कर लीजिए एक बार फिर से, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर थी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर थी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर थी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर थी। बात सबको समझ में आ गई है, चलिए अच्छी बात, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सीखो जरा, और सीखो। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन भी सीखते हैं, उसमें भी कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है ना, कुछ अच्छा करते हैं। वैसे तो मिटाना नहीं चाहिए था, खैर जब मिट गया है तो कोई बात ही नहीं। चार बना लो, बेंजीन की रिंग, CH2 प्लस, CH2 प्लस, CH2 प्लस, CH2 प्लस, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास लगा बच्चों NO2, यहाँ पर मेरे पास लगा है NO2, यहाँ पर मेरे पास लगा है CH3, और यहाँ पर मेरे पास लगा है CH3, ठीक है। ये है मेरे पास पहला, इसको मैं कलर चेंज करके, ये है मेरे पास पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ठीक है ना। ये दिए गए हैं मुझे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो स्टेबिलिटी बतानी है अपन लोग को, लगाते हैं क्या क्या लगेगा कहाँ कहाँ पर। यहाँ तो बच्चों सिर्फ माइनस आई लगेगा क्योंकि रिजोनेंस नेवर ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। अच्छा, यहाँ तो माइनस आई माइनस आर दोनों लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस आई। कुछ लोग कह रहे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, बच्चा हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ लगेगा। आप कुछ कह रहे हैं कि सर, तो उस वाले CH3 में क्या खराबी है बेटा, कॉन्जुगेशन जो होता है वो आपका मेटा पोजीशन पर नहीं होता है, राइट। रिजोनेंस नेवर ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, उसमें भी तो कंजुगेशन होता है पाई बॉन्ड का, लोन पेयर का। इसी तरीके से इसमें सिग्मा बॉन्ड का कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ सिर्फ प्लस आई कंसीडर करोगे, हाइपर कंजुगेशन नहीं। और याद रखिएगा हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो आपका मेटा पोजीशन पर वो भी नहीं लगता, और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू प्लस आई पावर, ठीक है ना। तो देखो जरा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा पावरफुल होता है, ये तो बढ़ाएगा, हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। प्लस आई भी बढ़ाएगा, बट हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ तो घटाने वाले दो दो लोग बैठे हैं, यहाँ तो अकेले घटा रहा है, ये तो बढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा चौथे वाले, फिर तीसरे वाले में। और यहाँ पर घटाएंगे, ये कम घटाएगा, ये ज्यादा घटाएगा, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल जो है हमारा पहला होगा, इससे दूसरे से। तो इस तरीके का ऑर्डर मिलेगा हमें देखने के लिए। किस चीज का ऑर्डर बना रहे हैं हम लोग, ये बन रहा है अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर बन रहा है बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन रहा है। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है, सबको क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसी में थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है बच्चों। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस,
सब पे माइनस कर दिए। यहाँ लगा दिया मैंने OCH3, यहाँ लगा दिया मैंने OCH3, यहाँ लगा दिया मैंने OCH3। ठीक है, बताना क्या है, स्टेबिलिटी बतानी है। बताओ जरा तो कैसे कैसे लगाओगे बेटा, ध्यान दो जरा, सुनो अच्छे से, सुनो बात को समझो बच्चों। यहाँ पर जो है तुम्हारा -I भी लगेगा और +R लगेगा, -I लगेगा और +R लगेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -I लगेगा, यहाँ पर -I भी लगेगा और +R भी लगेगा। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, माइनस वाला है, ठीक है, माइनस वाला है। एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो, इंपॉर्टेंट होगा, +R डोमिनेंट ओवर, +R डोमिनेंट ओवर -I। -I पर डोमिनेंट होता है कौन, +R। तो यहाँ पर देखो +R है, यहाँ पर +R है, यहाँ सिर्फ -I है, तो यहाँ तो पहले +R को कंसीडर करोगे, यहाँ -I को, तो ये -I बढ़ाएगा, इसका मतलब यहाँ कोई बढ़ाने वाला नहीं, यहाँ +R कंसीडर कर रहे हो क्योंकि वो डोमिनेंट होता है, तो वो कोई नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दूसरा सबसे ज्यादा, पहले और तीसरे में कंपटीशन। +R सेम है तो इससे क्वेश्चन नहीं लगेगा, I से लगेगा। I क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों, डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से देखो जरा, -I, ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम -I कम, -I कम तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कम। ठीक है, मतलब पहला कम स्टेबल होगा, तीसरा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, क्या बेटा, यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी सेकंड की तो ज्यादा होगी, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है किसकी हो जाएगी, फोर्थ की, क्योंकि यहाँ पर जो है +R लगाया ना, पहले तो +R कंसीडर करोगे, तो फोर्थ को यहाँ ले लो, फिर इसके बाद फर्स्ट और थर्ड में करो, तो फर्स्ट और थर्ड में किसकी ज्यादा होगी, आपके पास में ये है -I, -I, डिस्टेंस कम -I ज्यादा, -I ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है ना बेटा, डिस्टेंस कम -I ज्यादा, -I ज्यादा तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब पहला ज्यादा होगा, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तीसरा। करेक्ट ऑर्डर बच्चों ये बनेगा। अच्छे से समझ में आ गया आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए जरा। +R डोमिनेंट होता है -I के ऊपर, इसलिए पहले हम यहाँ पर +R से देख करके लगाएंगे। ये घटाने वाले लगे हैं, ये जो है आपका बढ़ाएगा, क्योंकि कार्बन 9 है हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड ज्यादा हो गया, फिर ये बढ़ाएगा नहीं घटाएगा, ये घटाएगा, यहाँ कोई घटाने वाला नहीं लगा। ठीक है, तो चौथा आ गया, पहले और तीसरे में फिर इससे तो क्वेश्चन नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में सेम है। डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, I तो I से लगेगा, डिस्टेंस कम I ज्यादा, कौन सा I ज्यादा, -I ज्यादा, -I ज्यादा तो कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा, इसीलिए पहला ज्यादा फिर उसके बाद तीसरा होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास में ये ऑर्डर बन गया। सबको क्लियर हुई बातें अच्छे तरीके से। आइए बच्चों अब डिस्कस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल के बारे में। ठीक है ना, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम लोग पता लगाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिनॉल देखिए जरा हमारे पास में क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को पता लगाने का, उसको अच्छे तरीके से सीखिए। ये है बच्चों मेरे पास फिनॉल, एसिडिक होता है या नहीं होता है ये कैसे पता चलेगा, ये तो हमें तब पता चलेगा जब ये H+ आयन देगा, तभी तो हम बोलेंगे कि ये एसिड है। तो पहले तो इसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने पास में O- बन जाएगा और ये H+ दे देगा, इसने तो H+ दे दिया भाई, ये तो एसिड होगा। ठीक है ना, ये है हमारे पास, क्या है, इसको जरा समझिएगा, ये क्या है अपने पास, ये है रिजोनेंस, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन है। ठीक है, अब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन है, ये जो है अपने पास फिनॉल था। ठीक है, अच्छा एक बात को और जरा अच्छे से समझिएगा, ये मेरे पास एसिड था और ये मेरे पास कॉन्जुगेट बेस है इसका, ऐसे ही तो है ना। आपने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना, अच्छा अगर यही केस हम अल्कोहल में ले लें, अल्कोहल से कंपेयर करना हो तो ROH ऐसे करके होता है मेरे पास, ये क्या देगा हमको, RO- प्लस H+। कैसे मिलेगा, जब इसको पानी में डाला जाए, जब इसको पानी में डाला जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से देखो जरा, ये आपको मिला अल्कोहल और ये है तुम्हारा एल्कोक्साइड आयन, जिसमें किसी तरीके का कोई भी रिजोनेंस नहीं पाया जा रहा है ना, ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है ना,
तो एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल होगा, कंजुगेट बेस ही है अल्कोहल का, ये कम स्टेबल होगा, जबकि ये ज्यादा स्टेबल होगा, रिजोनेंस पाया जा रहा है। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा एसिडिक होता है। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, किससे? अल्कोहल से। किसकी वजह से? क्योंकि रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन पाया जाता है उसमें, जो कि क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन, जो कि हमारा क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। मुझे लगता है काफी अच्छे से आपको समझ में आई होगी ये लाइन, काफी अच्छे से आपने इसको क्लियर किया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आइए। इसके बाद अब यहाँ से बात करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ, जो कि हम ये भी बात पीछे पढ़ चुके हैं, माइनस आई के माइनस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्लस आई के और प्लस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्लस आई के और प्लस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के ए के और पी के ए के। किसके? के ए के और पी के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से है। मान लो ओ OH लगा है मेरे पास, और चलो पहले तो 3 फिनॉल बना लेते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 4 बना लिए। ठीक है, यहाँ पर लगा है एक NO2, यहाँ पर लगा है एक NO2, यहाँ पर एक और NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। ठीक है, ये अपना होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा। बताओ, हमने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई की और माइनस आर की। तो ये हमारे पास माइनस आई माइनस आर, यहाँ पर एक लगा, यहाँ 2 लगे, यहाँ 3 लगे, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, तीसरे की। फिर इसके बाद किसकी हो जाएगी? दूसरे की हो जाएगी। इसके बाद किसकी हो जाएगी? पहले की हो जाएगी। और इसके बाद हो जाएगी चौथे की। क्यों चौथे की? क्योंकि वहां पर कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हमारे पास में हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस तरीके से हमारे पास 4 रिंग, 1 2 3 और 4 रिंग पाई जा रही है। ठीक है, 4 फिनॉल हो गए, ये धीरे धीरे करके अपने ये जो है 4 फिनॉल हो गए। ठीक, यहाँ पर लगा है अपने पास OCH3, यहाँ पर लगा है अपने पास Br, यहाँ पर लगा है अपने पास NO2, यहाँ पर लगा है अपने पास Cl। ठीक है, अब इसको करना है अपन लोग को सॉल्व। तो बच्चों ये है अपने पास माइनस आई और प्लस आर, ये अपना सिर्फ माइनस आई, ये है अपना माइनस आई और माइनस आर, ये है अपना माइनस आई और माइनस आर। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें माइनस आई माइनस आर दोनों है, बढ़ाने वाले हैं, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे ना। तो ये मेरा अगर पहला हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा हो और ये चौथा हो, तो यहाँ सबसे ज्यादा तो तीसरा चौथा होगा। तीसरे चौथे में डिसाइड करो पहले आप। माइनस आई माइनस आर दोनों दिए गए। माइनस आर तो सेम हो गया, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर नहीं पड़ा हम लोगों ने पावर का, कि इसका पावर ज्यादा होता है इसका कम होता है, ऐसे नहीं पड़ा। माइनस आई में पढ़ा है कि NO2 की माइनस आई पावर ज्यादा होती है, CN की कम होती है, तो जिसकी माइनस आई पावर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबलाइज हो, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये थर्ड हो गया। फिर इसके बाद फोर्थ हो जाएगा। अब अगर पहले और दूसरे में देखेंगे तो यहाँ प्लस आर डोमिनेंट होगा, जो कि घटाने वाला है। हमने कहा प्लस आर डोमिनेंट ओवर माइनस आई, तो ये घटाएगा। ये जो है अपना क्या होगा? बढ़ाएगा। तो हो जाएगा अपने पास दूसरा, और फिर उसके बाद हो जाएगा अपने पास पहला। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई सबको? इस तरीके से ये ऑर्डर बन जाएगा किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है ना? ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी अपने पास। चलिए अब अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अपना बस यहीं पर खत्म होने जा रहा है बच्चों। ठीक है ना? यहीं पर खत्म होने जा रहा है। इसको हम मॉडिफाइड कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ध्यान देंगे जरा। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने यहाँ पर लगा दिया NO2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया NO2 ग्रुप, और यहाँ पर लगा दिया NO2 ग्रुप। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर क्या करना है एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी, राइट बच्चों। देखो ग्रुप सेम लगे हैं, यहाँ तो सिर्फ आपका माइनस आई लगेगा, रिजोनेंस नहीं लगेगा यहाँ पर। आप जानते हो क्यों नहीं लगेगा, मेटा पोजीशन पर नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ माइनस आई लगेगा, क्लियर। यहाँ माइनस आई भी लगेगा और माइनस आर भी लगेगा, यहाँ पर भी माइनस आई लगेगा और माइनस आर लगेगा, ठीक है। बट एक बात याद रखना, यहाँ पर पाई जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिल, ठीक है ना। कौन सी, इंट्रा नॉट इंटर, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। अगर आपने इसको कंसीडर नहीं किया तो क्वेश्चन आपका तुरंत गलत हो जाएगा बच्चों। कैसे गलत होगा मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि तुम कहोगे माइनस आर सेम है, क्वेश्चन आई से लगेगा डिस्टेंस के बेसिस पर, आप कहोगे यहाँ पर डिस्टेंस कम माइनस आई ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बताओगे, है ना। जबकि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये फ्री नहीं है, ये जल्दी रिलीज नहीं होगा। जब जल्दी रिलीज नहीं होगा तो ज्यादा एसिडिक कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। तो याद रखिएगा, तीसरा आपका यहाँ पर ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद पहला होगा, फिर उसके बाद तो आपको पता है माइनस आई है, यहाँ कोई नहीं है, फिर दूसरा होगा, फिर उसके बाद आपका चौथा होगा, ठीक। इसको और अच्छे से समझना हो और अच्छे से सीखना हो तो याद रख लीजिएगा इसको इस तरीके से। अगर नाइट्रोफिनॉल्स हैं तो उसमें पैरा ऑर्थोमेटा, ओम करके याद रख लेंगे, ओम, ठीक है बच्चों, ओम करके। ये क्वेश्चन हमने ऊपर करा दिया आपको।